देवगढ़ गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग उसे बदनामी से जगाते थे। बच्चे उससे दूर दौड़ते और बूढ़े चुपके से उसके नाम से अजान पढ़ते। कहते थे कि उस कुएं ने वर्षों में कई सांसें ली थीं, पर सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उसकी यादें कभी पुरानी नहीं होती। वे हर साल किसी नए चेहरे में लौट आती थीं। आर्या शहर से आई थी, लोक कथाओं का शोध करने वाला छात्रा जो सच की तह तक जाना चाहती थी। उसने देवगढ़ के लोगों की चेतावनियां सुनी, पर उनमें वो डर नहीं था जो गांव वालों की आंखों में था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है, कि डर तो सिर्फ कहानियों का बहाना है। इसीलिए उसने रात को एक कैमरा लिया और कुएं के पास वापस जाने का फैसला कर लिया। ये रिकॉर्डिंग उसके शोध का सबूत होगी। रात गहरी थी, चांद हल्का सा काला सा था, मानो आकाश में किसी ने धुआं फेंक दिया हो। हवा धीमी थी पर ठंडी। कुएं के पास जाते वक्त आर्या ने महसूस किया कि आसपास की आवाज़ें जैसे गायब हो गई हों। न पक्षियों की तन्हाई, न किसी कुत्ते का भौंकना, सिर्फ उसकी खुद की सांसें और कैमरे की हल्की क्लिक। कुएं का मुंह रात में और भी काला दिख रहा था। पानी की सतह कोई चमक नहीं ले रहा था, बस अंधेरा गाढ़ा था। आर्या ने कैमरा ऑन किया और कहने लगी, देवगढ़ हॉन्टेड वेल, रात 11:57। उसकी आवाज़ कैमरे में स्पष्ट गूंज रही थी, पर जैसे ही वो खड़ी हुई, हवा अचानक रुक गई। उस क्षण उसे एक ठंडी फुसफुसाहट सी सीधे कान में लगी, इतनी धीमी कि वो पहले पहचान नहीं पाई। उसने कहा, कौन है? जवाब में सिर्फ पानी का शांत हिलना था, पर कुछ और भी था, जैसे किसी ने पानी के अंदर से शब्द उठाए हों, दबे हुए टूटी टूटी सांसों में। आर्या ने टॉर्च जलाई। पत्थर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, आंखों के सामने। ठंडे पत्थर पर ताज़ा खरोंचा। उसने अपने हाथ से मिटाने की कोशिश की, पर शब्द गायब न हुए। बड़े अक्षरों में लिखा था, वृत्त शुरू हो चुका है। उस वाक्य ने उसकी रीढ़ को झकझोर दिया। वो पलटकर भागने भी चाही तो पैरों ने मानने से इनकार कर दिया। पीछे से एक गहरी बोली सी आवाज आई, न तो पूरी तरह मानवीय, न ही किसी पशु की। आवाज ने कहा, तुम भी अधूरी हो। आर्या का दिमाग दौड़ गया। उसने स्वयं को समझाया कि यह कोई गांव वाली धमकी है, कोई मजाक हो सकता है। पर हवा फिर से चल पड़ी और साथ में गंध आई, गीली मिट्टी, जली लकड़ी और कुछ ऐसी गंध जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी, मानो किसी पुरानी आग की राख में किसी की सांस गुली हो। कुएं की सतह पर हल्की सी लहरें उठी और उनमें से कुछ नहीं, पर अंधेरे में एक आकार उभर आया, धुएं सा, आंखें लाल लाल और शरीर की सीमाएं धुंधली। आर्या ने कैमरे के लेंस से उसे देखा। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, पर मन ने उसे देखना बंद नहीं किया। वो आवाज़ फिर बोली, लेकिन अब कई सुरों में, जैसे कोई एंकरन हुआ गाना हो। वृत्त पूरा होगा, पहले से शुरू। आर्या ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन ने एक पल में बदल दिया। ऐसा लगा मानो कदमों के नीचे जमीन ने सांस रोक ली हो। उसने दौड़ते हुए देखा कि पीछे से कहीं से कोई काला धुआं निकला और उसके चारों ओर घूमने लगा। धुआं घना हरा नहीं था, पर उसके बीचों बीच एक चेहरा बनता और मिटता रहा। हर बार जब वो चेहरा बनता, उसकी आंखें और अधिक लाल होती और उसका मुंह किसी कर्कश चीख में खुलता। उसे एक आवाज़ याद आई, गांव की बूढ़ी औरतों की आवाज़ें जो उसने पहले सुनी थी। कुएं में आत्माएं नहीं, चक्र है, जो भीतर जाता है वो फिर किसी स्वरूप में लौट कर आता है। अब वो समझ पाई कि वो चक्र क्या कह रहे थे। कुआं कोई सामान्य जगह नहीं था। कुआं एक घेरा था, एक वृत्त जो दोहराता था, लौटाता था, और उसकी हर परत किसी न किसी अधूरी चीज को मांगती थी। आर्या ने आखिरकार चीख लगाई। उसकी आवाज़ अंधेरे में खो गई। उसने आखिरी बार कैमरे की दिशा बदलकर देखा कि जो कुछ भी वहां था वो उसके करीब आ रहा था, पर उसकी चाल धीमी, घिसटती और तय थी। एक ठंडी लहर उसके पैरों से होते हुए ऊपर आई और उसने अपने चेहरे पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ली। उसकी चेतना धुएं में खोनी शुरू होने लगी, और आखिरी चीज जो उसने सुनी वो थी न तो शब्द, न ही कोई मसंग, पर कई आवाज़ों का एक साथ जम गया शिखर, पहला पूरा। सुबह होने पर गांव के कुछ लोग कुएं के पास पहुंचे। किसी ने कहा कि रात में कुछ अजीब देखी गई थी, किसी ने कहा कि चांद अजीब तरीके से ढका हुआ था। लोगों ने आर्या का बैग और कैमरा कुएं के पास पाया, पर वो खुद नहीं मिली। कैमरे में रिकॉर्डिंग थी, उसकी अपनी आवाज़, उसके सवाल, उसकी फुसफुसाहटें, और फिर वही आवाज़ जो बार बार दोहराई जा रही थी, वृत्त पूरा होगा, 7 में से पहला। गांव वाले कैमरा देखते रहे। रिकॉर्डिंग में कुछ हिस्से ऐसे थे जिसमें सिर दर्द सा पैदा कर देने वाली फ्रीक्वेंसी थी। न सिर में कुछ ठोस सुनाई देता, न आंखों में कुछ साफ दिखता, पर सब ये महसूस कर रहे थे कि कुछ लौट आया है। कुएं के पानी की सतह पर कभी कभार लहर उठती और फिर से शांत हो जाती। बुजुर्गों में चुपचाप कहा, अब चक्र शुरू हो चुका है, हमने उसे बुलाया ही था। आर्या कहाँ गई, किसने उसे लिया, या उसने खुद कदम उठाया, ये किसी को पूरी तरह मालूम नहीं हुआ।
पर एक बात सबको समझ आ गई थी कि ये केवल शुरुआत थी। जो कुछ भी उस रात कुएं के भीतर जागा था, उसने पहला दावा कर लिया था। और गांव वाले जानते थे कि एक बार जब चक्र घूमना शुरू कर दे तो वो केवल पूर्ण होने तक नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि वृत्त निजी नहीं होता, वो हर बार किसी नए चेहरे पर अपना निशान छोड़ता है। देवगढ़ की गलियां अब पहले जैसी नहीं रहीं, और जो लोग रात के बाद कुएं के पास से गुजरते वे अनजाने में अपने कदम तेज कर लेते। आर्या की सिलुएट कहीं खो चुकी थी, पर उसके पीछे जो आवाज बची थी वो हर दिन गांव के किन्हीं हिस्सों से आती, कभी किसी खिड़की के नीचे, कभी किसी खामोश रास्ते के मोड़ पर। लोग उसे सुनकर सांस रोक लेते और फिर वही शब्द कानों में गूंजते रह जाते, वृत्त पूरा होगा 7 में से पहला। किसी ने सोचा कि ये सपने होंगे, किसी ने कहा कि ये रिकॉर्डिंग में तकनीकी खराबी है, पर जो सच नहीं मिटता था वो ये था कि कोई वृत्त चल पड़ा था और इसका पहला निशान किसी की जिंदगी छीन चुका था। देवगढ़ के लोग अब जानते थे कि वो एक चक्र के अंदर है, और हर चक्र के बाद लौटने वाला एक सवाल था, अगला कौन होगा। देवगढ़ में आर्या की गुमशुदगी को 3 दिन हो चुके थे। पुलिस आई, कुछ कैमरे और अखबार वाले भी, लेकिन सबके सामने बस वही सवाल था कि आर्या गई कहाँ। गांव वाले धीरे धीरे फिर अपने कामों में लगने लगे, मगर कुएं के पास अब कोई नहीं जाता था। हवा वहां से गुजरती भी थी तो कुछ पल रुककर जैसे खुद को संभालती। रातें अब पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी थीं, और एक बात सबको परेशान करने लगी। हर रात ठीक 12 बजे कुएं से किसी के रोने की आवाज आती थी, कोई स्त्री की, टूटी सांसों में बंटी हुई। उसी गांव में अब एक और किरदार आया, निखिल। वो आर्या का दोस्त था, जिसने आखिरी बार उससे फोन पे बात की थी। आर्या ने कहा था, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो इस कैमरे को देखना। निखिल को जब उसकी गुमशुदगी का पता चला तो वो सीधे देवगढ़ पहुंच गया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, शहर के लोग ये सब समझ नहीं सकते। वो कुआं जगह नहीं, सजा है। निखिल बस इतना बोला, अगर वो मर भी गई तो सच जानना उसका हक था। अब वही हक मेरा है। रात को उसने वही कैमरा चलाया जो कुएं के पास मिला था। रिकॉर्डिंग शुरू होते ही ठंडी हवा कमरे में भर गई। कैमरे की स्क्रीन पर आर्या की आवाज आई, वृत्त पूरा होगा, 7 में से पहला। फिर स्क्रीन पर धुंध सी छा गई। निखिल ने जूम करके देखा और एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। कुएं के पास उस धुएं के बीच आर्या की परछाई थी, पर उसका चेहरा नहीं था। वो कांपते हाथों से वीडियो रोकता है। ये मजाक नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। फिर अचानक कैमरे के पीछे कोई फुसफुस आया, वो लौट आई है। निखिल ने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। कमरे की दीवार पर हल्का नमी का निशान था, जो धीरे धीरे शब्दों में बदल रहा था, दूसरा चुना जा चुका है। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या चेतावनी। सुबह होते ही वो कुएं की ओर गया। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक गंध आई, वही गीली मिट्टी, वही जली लकड़ी जो आर्या की रिकॉर्डिंग में थी। कुएं के किनारे किसी ने लाल रंग से लिखा था, छाया को नाम मत दो। वो नीचे झांकता है, पानी में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने झुककर और गौर से देखा, उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा। निखिल ने झट से पीछे हटने की कोशिश की, पर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो मुड़ा, कोई नहीं था। अचानक कुएं के अंदर से हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से पुकारा, निखिल। वो जड़ हो गया। आवाज वही थी, आर्या की। धीरे धीरे कुएं का पानी हिलने लगा और उसमें से एक छाया उठी, वही चेहरा रहित आकृति, वही लहराता अंधकार। अब वो साफ दिख रही थी, और इस बार उसके पास कुछ था, आर्या का कैमरा। निखिल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। आर्या! वो चिल्लाया, लेकिन जवाब में जो सुनाई दिया वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। वृत्त अधूरा है, दूसरा पूरा होगा। धीरे धीरे वो छाया उसके पास आने लगी। हवा भारी हो गई, चारों तरफ धुआं फैल गया। कुएं से निकली ठंडी नमी ने उसकी गर्दन को छुआ, और फिर सब कुछ अंधेरा। सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के पास एक और कैमरा पड़ा था। इस बार रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना था, एक आदमी की भारी सांसें और एक स्त्री की आवाज जो बार बार कह रही थी, वृत्त में आने वाला कोई नहीं लौटता। गांव अब पूरी तरह चुप था। 2 लोग गायब, और कुएं की दीवार पर अब नए शब्द उभर आए थे, दूसरा पूरा हुआ, 5 बाकी हैं। देवगढ़ अब शांत नहीं था, बल्कि खामोश था।
वो खामोशी जो डर की गहराई से पैदा होती है। गांव वाले अब रात में अपने दरवाजे पर दिया नहीं जलाते थे। कहा जाता था कि अगर कोई रोशनी कुएं तक पहुंच जाए तो वो रास्ता देख लेती है। 2 लोग जा चुके थे, आर्या और निखिल। किसी ने देखा नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, पर हर कोई जानता था कि कुएं के अंदर अब 2 परछाइयां हैं। कुएं के चारों ओर अब अजीब निशान उभर आए थे, गोल घेरे जैसे। हर घेरा अलग अलग गाढ़े रंग में था और बीच में खून जैसे लाल धब्बे। गांव में एक ही आदमी था जो उस कुएं के बारे में सब जानता था, पंडित हरीराम। उसने 30 साल पहले उस कुएं को बंद करवाने की कोशिश की थी, मगर कोई नहीं माना। अब वही बोल उठा, व्रत कोई श्राप नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है जो अधूरी आत्माओं ने ली थी। सबने पूछा, कौन सी आत्माएं? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, 7 स्त्रियां जिनकी बलि एक ही रात में दी गई थी। उस कुएं में कहा गया कि वे अपवित्र थीं, पर सच में वे निर्दोष थीं। उन्होंने मरते वक्त एक वचन लिया था कि हर जन्म में 7 इंसानों की आत्मा लेकर ही हम मुक्त होंगे। हर 100 साल बाद व्रत फिर से घूमता है। सब सन्न रह गए। कोई नहीं जानता था कि आर्या और निखिल उसी चक्र के पहले 2 थे। उस रात गांव के बाहर एक बस रुकी। शहर से आई थी एक लड़की, नाम रिया। वो आर्या की छोटी बहन थी। उसे किसी ने बताया नहीं था कि उसकी बहन कहाँ गायब हुई। सिर्फ एक बात उसने तय कर ली थी, जब तक सच्चाई नहीं मिलती मैं वापस नहीं जाऊंगी। रिया ने गांव में कदम रखते ही हवा में अजीब ठंडक महसूस की। गांव की औरतें उसे देखती तो धीरे धीरे नजरें झुका लेती। एक बूढ़ी औरत पास आई और बोली, बेटी, जिस नाम की तू खोज में है वो अब नाम नहीं, निशान बन चुका है। रिया कुछ नहीं बोली। रात को वो आर्या का पुराना कैमरा लेकर कुएं के पास पहुंची। कुएं के चारों ओर लाल घेरे अब और गाढ़े हो चुके थे। वो कैमरा चालू करती है। स्क्रीन पर धुंधली आकृति निखिल की दिखती है। वो कुछ कह रहा है पर आवाज स्पष्ट नहीं। कुछ सेकंड बाद सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, व्रत का तीसरा। रिया डर गई। उसने कैमरा गिरा दिया। कुएं से फिर वही फुसफुसाहट, खून अधूरा है, व्रत अधूरा है। रिया पीछे हटने लगी, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके बाल बिखर गए। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे पर उंगलियां रखी हों। धीरे धीरे कुएं से काली धुंध निकली और उसके चारों ओर फैलने लगी। रिया के सामने वही चेहरा रहित आकृति थी। इस बार उसकी आंखें नीली थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, आर्या? आकृति मुस्कुराई और हवा में शब्द उभरे, नाम मत लो, नाम ही व्रत को पूरा करता है। रिया भागने लगी पर उसके कदम जमीन में धंसते जा रहे थे। हर कदम पर जमीन ठंडी, चिपचिपी, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। कुएं की दीवारों पर अब 3 नाम चमक रहे थे, आर्या, निखिल, रिया। वो चीखी, रुको, कौन हो तुम? और उसी पल कुएं से एक और चेहरा निकला। इस बार इंसानी चेहरा पर आंखों में सिर्फ अंधेरा। वो निखिल था। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। तीसरा पूरा हुआ। रिया का शरीर जड़ हो गया और अगले ही पल सब कुछ थम गया। कुएं के आसपास की हवा स्थिर हो गई। धीरे धीरे कुएं से उठता धुआं फिर से अंदर समा गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो कुछ नहीं था, न कैमरा, न रिया, न निशान। सिर्फ दीवार पर लिखा था, तीसरा पूरा हुआ, 4 बाकी हैं। पंडित हरीराम मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, अब व्रत रुकने वाला नहीं, अगला नाम खुद कुआं चुनेगा। देवगढ़ अब हर शाम और जल्दी अंधेरा हो जाता था। सूरज ढलते ही पूरा गांव भीतर बंद हो जाता। कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, कोई दिया नहीं जलता। कुएं के आसपास अब हवा में राख सी महक आने लगी थी। पंडित हरीराम की आंखों में नींद नहीं थी। उसे पता था कि व्रत का चौथा चरण शुरू हो चुका है और इस बार कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा लौटने वाली है। उस रात मंदिर की घंटी अपने आप बजी। हरीराम ने बाहर झांका, कोई नहीं था, पर दीवार पर परछाई पड़ी थी, किसी स्त्री की। वो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। धीरे से बोली, 4 अधूरे हैं और समय पूरा होने लगा है। हरीराम पीछे हट गया। कौन, कौन है तू? आवाज आई, जिसे तुमने बांधना चाहा था वही लौटी हूं। अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई और हवा में राख फैल गई। हरीराम समझ गया, व्रत की चौथी आत्मा मुक्त होने जा रही है और किसी का दावा होगा आज रात। गांव में उस समय एक नया परिवार आया था,
डॉक्टर कविता अपने पति राजीव और उनकी 10 साल की बेटी अवनी के साथ। वो देवगढ़ के बाहर खेतों के पास बने पुराने बंगले में रहते थे। राजीव शहर में सरकारी इंजीनियर था। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली रात सब ठीक थी, पर दूसरी रात जब हवा बहुत धीमी थी, अवनी ने खिड़की से झांका। उसने देखा दूर कुएं के पास एक औरत सफ़ेद कपड़ों में खड़ी है। वो बिना हिले डुले बस उसे देख रही थी। अवनी ने माँ को पुकारा, माँ वहाँ कोई है। कविता ने बाहर देखा लेकिन कुछ नहीं था। उसने बेटी को डांटा, ऐसे मत बोला करो, यहाँ सब बातें सुनती हैं। अवनी चुप हो गई, पर उसने आखिरी बार देखा। वो औरत अब मुस्कुरा रही थी। तीसरी रात राजीव देर से घर लौटा। बिजली चली गई थी। बंगले के भीतर अंधेरा था, बस लाल टॉर्च की रोशनी। जैसे ही वो अंदर गया, कमरे की दीवार पर कुछ लिखा दिखा, 4 पूरा होगा आज। राजीव हंस पड़ा, किसी गांव वाले का मजाक है शायद। उसी समय ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे लकड़ी की सीढ़ियों पर। टक टक टक। राजीव ने टॉर्च ऊपर की ओर की। कविता नहीं थी, अवनी भी नहीं थी, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी, सिर झुकाए हुए, बाल बिखरे हुए। कविता? आवाज नहीं आई। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाती है, चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें लाल और होंठों से बहता गाढ़ा पानी। राजीव पीछे हट गया, गिर पड़ा। टॉर्च जमीन पर गिरी और बुझ गई। अंधेरे में वही आवाज, नाम लिया, अब वृत्त ने पकड़ लिया। राजीव की चीख रात में गुम हो गई। सुबह गांव के कुछ लोग बंगले तक पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दीवार पर अब 4 नाम लिखे थे, आर्या, निखिल, रिया, राजीव। बिस्तर पर अवनी की गुड़िया पड़ी थी और उसके हाथ में खून से लिखा हुआ नोट, 5वां खुद आएगा। मंदिर में पंडित हरिराम अब कांप रहा था। वो बोला, अब ये आत्माएं बुलाने नहीं आएंगी, अब वे खींचने लगेंगी। हर 100 साल में जो 7 का चक्र शुरू होता है, उसका 5वां हमेशा अपने आप आता है। कुएं के पास अब रात में कोई नहीं जाता, पर जब भी हवा गांव में चलती है, लोग कहते हैं किसी के कदम लौटते सुनाई देते हैं। और अब दीवार पर एक नई लकीर उभर आई है। 4था पूरा हुआ, 3 बाकी हैं। देवगढ़ अब सांस भी डर कर लेता था। कुएं के 4 नाम गांव के हर घर में फुसफुसाए जा रहे थे, आर्या, निखिल, रिया, राजीव। हर रात कुएं के चारों ओर अजीब रोशनी घूमती और सुबह मिट जाती। पंडित हरिराम अब जान चुका था कि 5वां चरण सबसे भयानक होगा, क्योंकि 5वां बिना बुलाए आता है। उस रात वो अकेला मंदिर में बैठा था। दीपक अपने आप बुझ गए, घंटी अपने आप बजी, और धूपदान से निकलते धुएं में एक आकृति बनी। सफ़ेद कपड़ों में एक युवती, जिसके माथे पर सिंदूर नहीं, सिर्फ राख थी। हरिराम, आवाज गूंजी मानो धरती के भीतर से आई हो। तूने उन्हें बांधा था, अब हम मुक्त होंगे। हरिराम कांप गया। मैंने वही किया जो शास्त्र कहता है। शास्त्र नहीं, डर कहता था। आवाज ने मंदिर की दीवारों को हिला दिया। दीवार पर पुराना चित्र झड़ गया और पीछे वही शब्द उभर आए, 7वां वचन रक्त से पूर्ण होगा। गांव के बाहर एक आदमी चल रहा था, वेदांत। शहर से आया था, इतिहासकार। उसे लगा था ये सब अंधविश्वास है, पर सच्चाई जानने की जिद उसे भी वहीं ले गई जहां बाकी गए थे। गांव वालों ने चेताया, जो वहां जाता है उसका नाम खुद पत्थर पर उभर आता है। वेदांत मुस्कुराया, नाम मिटाने के लिए ही तो इतिहास लिखा जाता है। वो रात में अकेला कुएं के पास पहुंचा। चांद नहीं था, बस नीला धुआं। कुएं के चारों ओर अब 4 लाल घेरे चमक रहे थे। उसने कैमरा निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। देवगढ़ का शापित कुआं, मैं हूं वेदांत शर्मा। वो बोल ही रहा था कि कुएं के अंदर से किसी ने जवाब दिया, 5वां। वो रुका। कौन? वेदांत। आवाज ने उसका नाम लिया। वो जड़ हो गया। कोई उसे जानता नहीं था यहां। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली छाया थी। आर्या की आकृति, फिर निखिल, रिया और राजीव। चारों कुएं के चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं, पर चेहरों पर एक सी मुस्कान थी। धीरे धीरे हवा में शब्द उभरे,
5वां अपने आप आया। वृत्त अब तेज घूमेगा। वो भागने लगा, पर उसके कदम नीचे धंसते जा रहे थे। हर कदम के साथ जमीन गीली और ठंडी। कुएं से काले बुलबुले उठने लगे। उसने पीछे देखा, चारों आकृतियां अब उसके सामने थीं, और उनके बीच में एक और, चेहरा पूरी तरह काला, बाल उड़ते हुए, होठों पर लहू की लकीर। वो औरत बोली, हम साथ थीं, हमें जिंदा जलाया गया था, अब साथ जिएंगे तब मुक्ति मिलेगी। वेदांत चीखा, रुको, तुम कौन थीं? हम वो थीं जिन्हें पापी कहा गया था, पर जिन्होंने पाप नहीं किया था। कुएं से आग निकली, काली, नकी लाल। वेदांत उस आग में खींचता चला गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के किनारे एक नया नाम खुदा था, वेदांत। दीवार पर लिखा था, 5वां पूरा हुआ, 2 बाकी हैं। पंडित हरिराम ने मंदिर में घंटी बजाई, पर इस बार कोई आवाज नहीं आई। मंदिर के फर्श पर खून की बूंदें पड़ी थीं और राख से खुदा एक वाक्य, जब छटा खुद चुनेगा तब वृत्त खुल जाएगा। उसने आसमान की ओर देखा। बादल नहीं थे, पर बिजली चमक रही थी, और हवा में वही गंध, वही पुरानी राख। अब देवगढ़ के लोगों को एहसास हो गया था, वृत्त केवल लोगों को नहीं ले रहा था, वो किसी अंत की ओर बढ़ रहा था, किसी छठे सत्य की ओर। देवगढ़ अब खामोश नहीं था, वो जिंदा था, हर दीवार में, हर हवा में, हर फुसफुसाहट में। लोगों ने बोलना बंद कर दिया था। बच्चों को रात में घरों से बाहर निकलने की मनाही थी। पंडित हरिराम की आंखें अब किसी पुराने राज को ढूंढ रही थीं। कुएं की ओर जाने का साहस अब किसी में नहीं था, पर वृत्त को छटा चाहिए था, और इस बार वो खुद चुनने वाला था। शहर से एक टीम आई थी। डॉक्टर अदिति मेहरा, पैरानॉर्मल साइंटिस्ट। वो इंसानों के डर को एनर्जी मानती थी। वो बोली, शायद ये शाप नहीं, एक साइक्लिक एनर्जी फील्ड है। गांव वाले डर गए, पर अदिति ने कहा, अगर ये सच है तो मैं इसे खत्म करूंगी। उस रात वो अपने उपकरणों के साथ कुएं तक पहुंची। चारों ओर राख उड़ी हुई थी, नीचे से ठंडी भाप उठ रही थी। कुएं के चारों घेरे अब लाल नहीं, काले हो चुके थे। वो बोली, रिकॉर्डिंग ऑन, समय रात के 2:13। वो कुएं के किनारे झुकी और अंदर झांका। नीचे कुछ नहीं था, बस अंधेरा। फिर अचानक किसी ने उसके हाथ को हल्के से पकड़ा। वो पीछे हटी, पर उंगलियों पर किसी की नमी थी, जैसे किसी ने छुआ हो। उसी पल उसकी मशीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर 4 नाम चमके, आर्या, निखिल, रिया, राजीव, और नीचे एक नई लाइन, 5वां पूर्ण, छठा तैयार। वो चौंकी, क्या मतलब, कौन छठा? कुएं से हल्की फुसफुसाहट आई, वो जो जानने आया है। अदिति की सांसें तेज हो गईं, मतलब मैं? ज्ञान भी पाप है जब सत्य अधूरा हो। कुएं की सतह पर धुंधली परछाइयां उभरी, 5 आकृतियां एक साथ, और बीच में एक नई परछाई, वो खुद अदिति थी। नहीं! वो पीछे हटे, पर उसके पैर मिट्टी में धंसते चले जा रहे थे। आवाजें तेज होती गईं, छठा चुना गया, वृत्त अब अधूरा नहीं। अदिति ने चीखते हुए अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस गिराई। वो आखिरी शब्द बोल पाई, अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देखे, भाग जाओ देवगढ़ से। ये सिर्फ आत्मा ही नहीं, ये समय का कैद खाना है। सुबह तक गांव में अफवाह थी कि कुएं के पास किसी औरत की मशीन मिली है। स्क्रीन पर एक लाल लकीर घूम रही थी, जो हर 3 सेकंड बाद शब्द बनाती थी। छठा पूर्ण हुआ, एक शेष। पंडित हरिराम ने वो रिकॉर्डिंग सुनी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। 7वां कौन होगा, उसने खुद से पूछा। मंदिर की दीवार पर अब नया लेखन उभरा था, जिसने वृत्त को रोका वही अंतिम वचन पूरा करेगा। हरिराम के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। पर हवा ने उसके शब्द निगल लिए। दीपक अपने आप जल उठा। घंटी बिना हाथ लगाए बजी, और आवाज आई, हर वचन पूरा होता है, चाहे मनुष्य माने या न माने। अब 7वां आने वाला है।